Good morning, students. We are studying P block elements. In the lecture 1 we have discussed some important points about the P block elements. Today we are going to discuss some more chemical properties of the P block elements. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एनामेलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन. जो नाइट्रोजन है उसका बिहेवियर उसके बाकी जितने भी उस ग्रुप के एलिमेंट है उनसे अलग होता है. ठीक है, नाइट्रोजन का बिहेवियर फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ इन सब से अलग होता है. उसका रीज़न क्या है? ठीक है, तो उसके रीज़न है, पहला रीज़न है कि नाइट्रोजन का साइज़ बाकी जितने भी एटम है उससे बहुत ही छोटा है. ठीक है, नाइट्रोजन का साइज़ क्या है? बहुत ही छोटा है कंपैरेटिवली इन सब से. ओके, क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही हम डाउन ग्रुप जा रहे हैं साइज़ क्या होते जा रहा है? बड़ा होते जा रहा है. सो नाइट्रोजन का साइज़ क्या है? बहुत ही छोटा है, जिसकी वजह से वो अलग टाइप का बिहेव करता है. हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है क्योंकि साइज़ छोटा है. सो क्या करता है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. ठीक है, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत ज़्यादा है. क्यों ज़्यादा है आयनाइजेशन एंथैल्पी? क्योंकि वही रीज़न है, साइज़ जो है छोटा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है. ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है ये आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसको ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. तो अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कराना है तो आपको क्या देनी पड़ेगी? बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. और दूसरा क्या है, अगर आप देखोगे नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर, सो इट हैज़ हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स. तो हाफ फिल्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, ये तो आप क्लास 11 में भी पढ़े थे, है ना. इसी वजह से जो नाइट्रोजन है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही ज़्यादा होती है. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ दे ऑल हैव डी ऑर्बिटल. नाइट्रोजन के पास कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए वो उसका बिहेवियर बाकी लोगों से अलग होता है. हैज़ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड. जो नाइट्रोजन है ये पी पाई बॉन्ड बनाता है. क्या होता है भाई? लास्ट ईयर क्लास 11 में पढ़े थे हम लोग पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है. जो नाइट्रोजन होता है वो इस तरीके से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है. इसमें पहला बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा, बाकी के दोनों क्या है? पाई बॉन्ड है. सो ये जो बॉन्ड है वो क्या है? पी पाई बॉन्ड है, क्योंकि पी ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग हो रही है ना. अगर नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर देखूँ मैं तो कैसा होता है? 2s2 2p3. तो लास्ट के ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, px py pz में दिस इज 2px 2py और 2pz. तो लास्ट के ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये इनकी क्या होगी? ओवरलैपिंग होगी दूसरे नाइट्रोजन से. सो अगर मैं ऑर्बिटल ड्रॉ करूँ, सपोज ये py है, ये pz है और ये px. ये px है, ये py है और ये pz है. 2px 2py 2pz. सो ये एक नाइट्रोजन का जो ऑर्बिटल्स है ये दूसरे नाइट्रोजन के ऑर्बिटल से क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे इस तरीके से. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना? सिग्मा बॉन्ड, इनके बीच पाई बॉन्ड और इनके बीच भी पाई बॉन्ड, ऐसा हम पढ़े थे लास्ट क्लास में. तो यहाँ पर क्या बन रहा है? पी पाई बॉन्ड बन रहा है, पी वाई और पी वाई के बीच और पी जेड और पी जेड के बीच. इस तरीके से यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. किसमें? नाइट्रोजन के केस में. तो सिर्फ नाइट्रोजन ही इस ग्रुप में ऐसा है जो पी पाई बॉन्ड बनाता है. बाकी जितने भी एलिमेंट है ना, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, वो पी पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं. ठीक है, क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है. साइज़ बड़ा होता है इसलिए उनमें ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है. ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं. 2 घर है सपोज, है ना, 2 पास घर है, तो यहाँ पर आप लकड़ी का कुछ लगा के इनमें ओवरलैपिंग करा सकते हो और यहाँ से टाप सकते हो, यहाँ से वहाँ. पर अगर 2 घर बहुत दूर है तो यहाँ पर ओवरलैपिंग कराना मुश्किल होगा ना, कुछ लकड़ी का वो लगाना, है ना. तो वही सीन है यहाँ पर, क्योंकि ये नाइट्रोजन की साइज़ छोटी है तो यहाँ पर जो पी ऑर्बिटल है उनके बीच इजीली ओवरलैप हो जाता है पी पाई और पी पाई बॉन्ड बन जाता है. ठीक है, यहाँ पर पी पाई बॉन्ड बन रहा है. दिस इज ऑल्सो पी पाई बॉन्ड. ये सब क्या है? पी पाई बॉन्ड है. सो क्लियर हो रहा है. तो नाइट्रोजन ही जो है इस ग्रुप में पी पाई बॉन्ड बनाता है, बाकी जो है नहीं बनाते हैं. क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होती है बाकी सारे केस में. फॉस्फोरस, आर्सेनिक, क्योंकि दे आर हैवियर एलिमेंट्स, सो वहाँ पर जो ओवरलैपिंग है वो इफ़ेक्टिव नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर पी पाई बॉन्ड नहीं बनता है. अगेन ये आपकी बुक में ही लिखा है, आपको कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है
कि जो फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी है वो पी पाई बॉन्ड नहीं बनाते, तो क्या बॉन्ड बनाते हैं, बाकी के जो एलिमेंट है लाइक फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ, ये बनाते हैं डी पाई पी पाई बॉन्ड और डी पाई बॉन्ड। क्योंकि इनमें डी ऑर्बिटल्स हैं तो ये डी पाई बॉन्ड बनाते हैं, मतलब इनकी डी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। कैसी, पैरेलल ओवरलैपिंग, ठीक है ना। पैरेलल और एक्सियल हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, दिस इज एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, और ये जो पैरेलल ओवरलैपिंग है इससे क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर भी देखो डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच क्या हो रही है, पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ भी डी और डी के बीच पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है। तो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो डी पाई पी पाई और डी पाई बॉन्ड बनाते हैं, जबकि नाइट्रोजन नहीं बनाता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल्स ही नहीं है, तो वो कहाँ से डी पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन कैसा बॉन्ड बनाता है, पी पाई बॉन्ड। सो ये क्लियर हुआ। तो ये एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई जो नाइट्रोजन है वो किस टाइप के बॉन्ड बनाता है, तो पी पाई बॉन्ड, और बाकी उसके एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, डी पाई पी पाई और डी पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इतना समझ में है। अब अगला पॉइंट ये है, अगला है कि जो नाइट्रोजन है ना वो हमेशा डायटोमिक है, ठीक है। जो नाइट्रोजन है इट इज़ अ डायटोमिक। तो यहाँ से देखो नाइट्रोजन डायटोमिक है, N2, ठीक है। N2 क्या है, डायटोमिक। इस तरीके से दो नाइट्रोजन के बीच क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड। पर बाकी के जो एलिमेंट है ना, फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, दे आर नॉट डायटोमिक, दे आर पॉलीएटोमिक। वो क्या है, पॉलीएटोमिक है। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ फॉस्फोरस का ना तो कुछ इस तरीके से होता है। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरस। तो देखो फॉस्फोरस क्या है, पॉलीएटोमिक, P4। वैसे ही एंटीमनी आर्सेनिक भी पॉलीएटोमिक्स हैं, जबकि सिर्फ नाइट्रोजन ही क्या है, डायटोमिक। बाकी जितने भी इस ग्रुप के एलिमेंट हैं दे आर नॉट डायटोमिक, दे आर पॉलीएटोमिक। यहाँ पर क्या बनते हैं, सिंगल बॉन्ड बनते हैं, दो एटम के बीच क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड। जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन के केस में क्या होता है, दो एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन है इट हैज़ वेरी हाई बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। नाइट्रोजन हैज़ वेरी हाई बॉन्ड एंथैल्पी। हाई बॉन्ड एंथैल्पी मतलब अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हो, सो यू नीड टू सप्लाई लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है ना, बॉन्ड लेंथ कम है यहाँ पर, जबकि ये सिंगल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा। आपको यहीं से देख रहा है ये बॉन्ड लेंथ कम है, यहाँ पर मैंने बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बनाया है। इसमें जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 221 पिकोमीटर का होता है, ठीक है। सो नाइट्रोजन को जो है इट हैज़ वेरी हाई बॉन्ड एंथैल्पी, इसलिए क्या करता है, इसको इनर्ट गैस भी बोलते हैं। अगर मैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बात करें, सो नाइट्रोजन इज़ अ इनर्ट गैस, ठीक है। N2 जो मॉलिक्यूल है इट इज़ इनर्ट, सो N2 मॉलिक्यूल इज़ इनर्ट गैस। क्यों इनर्ट गैस है, बिकॉज इट हैज़ वेरी हाई बॉन्ड एंथैल्पी। वाई, बिकॉज इट हैज़ अ ट्रिपल बॉन्ड। सो N2 इज़ इनर्ट गैस एंड हैज़ very low reactivity, ठीक है। क्यों भाई N2 की इनर्ट गैस क्यों है, क्यों ये इतना लो रिएक्टिव है, बिकॉज नाइट्रोजन हैज़ N2 हैज़ वेरी हाई बॉन्ड एंथैल्पी एंड हैज़ ट्रिपल बॉन्ड। या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, बिकॉज इट हैज़ ट्रिपल बॉन्ड एंड हैंस वेरी हाई बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। जो नाइट्रोजन है N2 मॉलिक्यूल है और P4 मॉलिक्यूल, अगर मैं N2 और P4 मॉलिक्यूल की बात करूँ तो N2 मॉलिक्यूल जो है इनर्ट है। एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन, है ना, कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल इनर्ट क्यों होता है। सो आप इस तरीके से उन दोनों का डायग्राम बना के समझा सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है इनर्ट गैस है, उसकी रिएक्टिविटी लो है क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इसमें क्या होती है, बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। जबकि फॉस्फोरस मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, इनका बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होता है, इसलिए ये इट इज़ नॉट एन इनर्ट गैस और इट इज़ नॉट एन इनर्ट, ठीक है।
सो ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस जो मॉलिक्यूल है उसमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इनर्ट क्यों है, तो उसका रीज़न समझ में आया क्योंकि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से क्या है, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ही ज़्यादा है, जबकि फास्फोरस मॉलिक्यूल में सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, उनका बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा है, इस वजह से बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, कम है। क्योंकि आपको मैंने बताया था बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो ईजिली ब्रेक होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा तो ब्रेक करना मुश्किल होगा, ये चीज़ मैंने बताई थी चौक के एग्जाम्पल से। ठीक, सो ये वाला रीज़न है नाइट्रोजन और फास्फोरस के केस में। ठीक, पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड और फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड को कंपेयर करूं तो क्या होगा। सो स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ दिस बॉन्ड इज लेस देन दी स्ट्रेंथ ऑफ PP सिंगल बॉन्ड। PP सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और NN सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है। सिंगल बॉन्ड बोले ना, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात नहीं कर रहे। ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये ज़्यादा NN ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है उसकी एज़ कम्पेयर टू दिस वन। पर अगर सिंगल बॉन्ड की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल NN बॉन्ड इज लेस देन द स्ट्रेंथ ऑफ PP बॉन्ड। ऐसा क्यों भाई, अगर सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ कम क्यों है नाइट्रोजन के केस में, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ना बहुत ही छोटा है ना, ऐसे छोटे छोटे दो एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। सो देखो यहाँ पर क्या होगा, छोटा है तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, यहाँ पर रिपेल्शन ज़्यादा होता है। सो NN bond is weaker than the single PP bond because of high electronic interelectronic repulsion। तो ऐसा क्यों है, because of high interelectronic repulsion, ठीक है, because of high electronic repulsion of the non-bonding electrons। सो ये भी दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है या फिर MCQ में भी आ सकता है कि भाई रीज़न क्या है कि स्ट्रेंथ ऑफ NN सिंगल बॉन्ड जो है वो PP बॉन्ड से कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो NN बॉन्ड है उसमें क्या होता है, हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उनके बीच रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक है, और उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। सो अगेन दूसरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का। ओके, सो ये हो गया ख़त्म आपका एनोमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन। क्या क्या पढ़ा हमने एनोमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन में। पहला पॉइंट पढ़ा कि नाइट्रोजन का बिहेवियर बाकी सारे ग्रुप के उसके जो ग्रुप हैं उसके मेंबर से अलग है। क्यों, क्योंकि उसकी साइज़ कम होती है, उसकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें d ऑर्बिटल्स नहीं होते और वो यूनिक p बॉन्ड बनाता है, जबकि बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो p बॉन्ड नहीं बनाते, वो p d और d बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा कि जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है वो इनर्ट होता है, जबकि फॉस्फोरस मॉलिक्यूल नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि फॉस्फोरस में सारे सिंगल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा नहीं है, जबकि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप इसको ईजिली ब्रेक कर सकते हैं, ठीक। तो इसलिए ये रिएक्टिव है, दिस इज़ ऑलमोस्ट इनर्ट, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि जो नाइट्रोजन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो वीक होता है देन दी फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड। उसका रीज़न क्यों है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है बिटवीन दी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है इट डज़ नॉट हैव ए स्ट्रेंथ। ओके, सो रीज़न समझ में आया। अब अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कि जो इस ग्रुप के जो मेंबर हैं, ग्रुप 15 के जो मेंबर्स हैं, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं। ओके, सो रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स टूवर्ड्स हाइड्रोजन, कि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक। सो जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं वो ट्राई हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके। उनका जनरल फार्मूला होता है EH3, जहाँ पर E क्या हो सकता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ठीक है। सो अगर नाइट्रोजन क्या बनाएगा, NH3 जिसको हम क्या बोलते हैं, अमोनिया। फॉस्फोरस क्या बनाएगा, PH3 जिसको हम बोलते हैं फॉस्फीन।
आर्सेनिक बनाता है आर्सीन, एंटीमनी बनाता है स्टेबाइन, BiS3 बनाता है बिस्मुथाइन, ठीक है। तो इस बिस्मुथीन बनाता है, सॉरी बिस्मुथीन बनाता है। सो इस तरीके से जो है ग्रुप 15 के एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं और ट्राईहाइड्राइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इन हाइड्राइड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। सो पहला है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, कि जो हाइड्राइड्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, उनका ऑर्डर क्या है, क्योंकि आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इनको अरेंज करो इस ऑर्डर में उस ऑर्डर में। तो पहला स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लेते हैं, ठीक है। सो जो अमोनिया होता है इट इज़ मोस्ट स्टेबल, और अमोनिया है बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और बिस्मुथीन जो है इट इज़ लीस्ट स्टेबल, ठीक है। अमोनिया सबसे ज़्यादा स्टेबल है और बिस्मुथीन जो है सबसे कम स्टेबल है। ऐसा क्यों, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि आप देखोगे कि साइज़ बढ़ते जा रहा है ना, नाइट्रोजन का साइज़ सबसे कम है और बिस्मुथ का साइज़ सबसे छोटा है। इसको आप नोट कर लिए, इसको नोट कर लो, फिर मैं बताती हूँ। तो देखो नाइट्रोजन छोटा है और हाइड्रोजन ये है, ठीक है। पर बिस्मुथ के केस में क्या है, दिस इज़ दी सेंट्रल एटम बिस्मुथ, और उसके साथ ये हाइड्रोजन है, ठीक है। ये नाइट्रोजन है और ये बिस्मुथ और ये हाइड्रोजन। तो आप देखो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ और यहाँ की बॉन्ड लेंथ, ठीक है। यहाँ बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बॉन्ड लेंथ जैसे ही बढ़ती है आप उसको इजीली डिसोसिएट कर सकते हो। सो सेंट्रल एटम की साइज़ बढ़ जाने की वजह से इसकी जो टेंडेंसी है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, जिसकी वजह से दिस इज़ नॉट स्टेबल। जो बिस्मुथीन है इट इज़ नॉट स्टेबल, और जो अमोनिया है इट इज़ क्वाइट स्टेबल। तो समझ में आ गया रीज़न। जो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन और बिस्मुथ इनमें साइज़ का बहुत फ़र्क है। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं सेंट्रल एटम की साइज़ बढ़ रही है, जिसकी वजह से इसकी जो टेंडेंसी है टू फॉर्म दिस स्टेबल कोवैलेंट बॉन्ड वो डिक्रीज़ हो रही है। समझ में आ गया इसका रीज़न, क्यों अमोनिया ज़्यादा स्टेबल है और बिस्मुथीन जो है कम स्टेबल है। अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो बेसिक स्ट्रेंथ है। जो अमोनिया है इट एक्ट एज अ लुईस बेस। अमोनिया किस तरीके से काम करता है, लुईस बेस की तरह। जो फॉस्फीन है इट इज़ अ वीक बेस, और बाकी जितने भी हैं वो बहुत ही कम शो करते हैं अपना बेसिक बिहेवियर, ठीक है। सो अमोनिया इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। ये उनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो यहाँ से देखोगे तो अमोनिया इट इज़ हाईली बेसिक इन नेचर, जबकि बिस्मुथीन जो है बहुत वीक बेस है। तो ऐसा क्यों ऐसा कम होते जा रहा है बेसिक स्ट्रेंथ। सो अमोनिया जो है लुईस बेस है। लुईस बेस मतलब क्या होता है, इट कैन डोनेट अ लोन पेयर। सो नाइट्रोजन का आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हो, अमोनिया का आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हो, एक लोन पेयर होता है, ठीक है, और 3 हाइड्रोजन से बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ओवरलैप होते हैं, ठीक। सो यहाँ पर अमोनिया के पास लोन पेयर है जिसको वो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, इसलिए ये किसकी तरह एक्ट करता है, लुईस बेस की तरह। इतना तो क्लियर है ना। बाकी सबके पास एक लोन पेयर है ना। फॉस्फीन के पास भी एक लोन पेयर होगा, इधर इसके पास इनके पास भी होगा, ठीक है, स्टेबिन के पास भी होगा, बिस्मुथीन के पास भी होगा। फिर ऐसा क्यों कि अमोनिया ही क्यों उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इसका रीज़न ये है कि अमोनिया छोटा है तो उस पर 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। सो अमोनिया पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से वो ईजिली इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, दे सकता है। जबकि बिस्मुथीन बहुत बड़ा है ना, बिस्मुथीन का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, उस बड़ी साइज़ में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है बिस्मुथीन के केस में। ये सारे जितने भी हैं इन सब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाती है, तो अब उनकी जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की वो कम हो गई। लुईस बेस की तरह कोई भी जो मॉलिक्यूल है कब काम करेगा, जब उसके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। जब तक उसके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी वो इलेक्ट्रॉन कैसे देगा, ठीक है ना। सो जैसे जैसे हम इधर ग्रुप में नीचे जाते हैं ना, हाइड्राइड्स की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम होती जाती है। इसका रीज़न आप ABC से लिख सकते हैं, मॉडर्न ABC में लिखा हुआ है कि क्या रीज़न है कि इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होता जाता है। तो रीज़न यही लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन, अमोनिया के केस में जो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती तो वो ईजिली लोन पेयर डोनेट कर सकता है, बट जैसे जैसे साइज़ बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, इस वजह से वो लुईस बेस की तरह एक्ट नहीं करते, वो वीक बेस हो जाते हैं, ठीक है। अगली जो प्रॉपर्टी है इट इज़ अ बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी आप देखोगे तो यही रीज़न होगा, वहाँ पर भी देखेंगे। जो बॉइलिंग पॉइंट है आप इसको अपनी बुक में टेबल 7.2 में देखना। बॉइलिंग पॉइंट जो है
इंक्रीज़ होते जाता है, ठीक है, क्योंकि साइज़ बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होते जाता है। सो आप देखेंगे अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट होता है 238.5, दिस इज़ फॉर अमोनिया, 185.5 ये फॉस्फीन का है, 210, 254, 290, ठीक है। अब आप नाइट्रोजन अमोनिया को छोड़ दो तो बाकी आप देख रहे हो जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा है, क्यों? बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर मास पे। तो जैसे जैसे आप इधर जाओगे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाए, क्योंकि फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कम है, आर्सेनिक का उससे ज़्यादा है, एंटीमनी का उससे भी ज़्यादा है, बिस्मुथ का एटॉमिक नंबर उससे भी ज़्यादा है, ठीक है ना। सो मास बढ़ते जा रहा है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जा रहा है। पर यहाँ पर देखो देयर इज अगेन एनोमलस बिहेवियर, यहाँ अमोनिया का ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट और फॉस्फीन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और फॉस्फीन का कम है, जबकि अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास तो कम है। तो इसका रीज़न क्या है? वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट, ये तो सब बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट की भी बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट भी अमोनिया का ज़्यादा होता है 195.5 और फॉस्फीन का होता है 139.5। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट फॉस्फीन के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा क्यों होता है, ठीक है। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऐसा क्यों है। आप रीज़न पे ध्यान देंगे, रीज़न को लिखेंगे, और जब क्वेश्चन आप जब पढ़ते हैं ना तो रीज़न के साथ पढ़ा करो, है ना। लास्ट टाइम भी जब मैंने एल्कोहल फिनॉल ईथर में यही बात पढ़ाई थी कि जो एल्कोहल्स हैं उनका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है ईथर से, उसका भी वही रीज़न था जो इसका रीज़न है कि फॉस्फीन और अमोनिया में अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है। उसका रीज़न है जो अमोनिया में नाइट्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है, अमोनिया में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा डेल नेगेटिव और ये हो जाएगा डेल पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये देखो क्या बन गया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। ये जो नाइट्रोजन है ये दूसरे अमोनिया के हाइड्रोजन से इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, ये इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। सो इस तरीके से अमोनिया में क्या बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर एटॉमिक इंटरमॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है अमोनिया में, जबकि फॉस्फीन में ऐसा नहीं बनता है। फॉस्फीन में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, जबकि अमोनिया में क्या बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसकी इट हैज़ वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए नाइट्रोजन पे जो है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आता है, हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव, और एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ही इट हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि देखो अगर आप इसको मेल्ट करना चाहते हो तो पहले ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ये बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। सो इसलिए जो है अमोनिया की जो है बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फॉस्फीन, और यही रीज़न है कि जो अमोनिया है इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर। जो बाकी के जितने भी ये हैं ना हाइड्राइड्स, ये फॉस्फोरस का हाइड्राइड, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ के जो हाइड्राइड हैं दे आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, इसको भी नोट डाउन कर लो, ठीक है। ओनली अमोनिया इज सॉल्यूबल इन वाटर, वाई? बिकॉज इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। ये क्या बना सकता है? इंटर एटॉमिक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है वाटर के साथ, दैट्स वाई अमोनिया इज सॉल्यूबल इन वाटर एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द अदर मेंबर्स। सो ये वाला भी मॉडर्न एबीसी में सॉल्युबिलिटी भी आप पढ़ेंगे तो देखेंगे जो अमोनिया है उसका इट हैज़ हाई बॉइलिंग एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। इन तीनों का रीज़न कहाँ पर छुपा है? हाइड्रोजन बॉन्ड में, ठीक है। क्योंकि अमोनिया में जो नाइट्रोजन है इट हैज़ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ओके, इतना क्लियर हुआ हाइड्राइड्स के बारे में। सो दिस इज़ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, वो हाइड्राइड्स बनाते हैं। और हाइड्राइड्स कैसे कौन से फॉर्म में होते हैं? EH3 के फॉर्म में। फिर हमने 3-4 टाइप के हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी पढ़ी कि वो स्टेबल ज़्यादा कौन होता है, बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, और सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं ये ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और हेलोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है।
सो हाउ द ग्रुप 15 एलिमेंट्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो ये रिएक्ट करके दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, E2O3 टाइप के या फिर E2O5 के। पर नाइट्रोजन ना बहुत अलग अलग टाइप के ऑक्साइड बनाता है, लाइक N2O, NO, N2O5, N2O4, N2O5, ऐसे अलग अलग टाइप के ऑक्साइड बनाता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन थोड़ा अलग है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हम अलग से एक टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। अभी हम जनरल देख रहे हैं कि जो E2O3 है और E2O5 है, इस टाइप के ऑक्साइड ही बनाते हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट। E2O3 मतलब N2O3, P2O3, AS2O3, Pb2O3, Bi2O3। इसमें जो N2O3 और P2O3 हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, पर आर्सेनिक और एंटीमनी के जो ऑक्साइड्स हैं दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। और बिस्मिथ का जो ऑक्साइड है बेसिकली वो बेसिक होता है, क्यों? क्योंकि बिस्मिथ इट इज़ अ मेटल, ठीक है। फिर N2O5 टाइप के भी ऑक्साइड बनते हैं, लाइक E2O5 टाइप के भी ऑक्साइड बनते हैं, लाइक N2O5, P2O5, AS2O5, Sb2O5 और Bi2O5, ठीक है। सो जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ग्रुप 15 के एलिमेंट इस दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, बट नाइट्रोजन बहुत अलग अलग तरीके के ऑक्साइड बनाता है और अलग अलग कोवेलेंसी शो करता है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये हेलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड बनाते हैं, ठीक है। सो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं या तो ट्राई हैलाइड बनाएंगे या पेंटा हैलाइड बनाएंगे। जैसे ट्राई हैलाइड में PCl3, BiCl3, BiF3, SbF3, तो ये सब ट्राई हैलाइड्स हैं, ठीक है। जनरली जो PCl3 है इसमें थोड़े बहुत आयनिक कैरेक्टर भी होते हैं, पर प्रिडोमिनेंटली इट इज़ कोवेलेंट इन नेचर बट इट हैज़ सम पार्शियल आयनिक नेचर। BiCl3 it has also partially covalent and partially ionic in character, बट जो BiF3 है इट इज़ प्योरली आयनिक कैरेक्टर होता है। एंड नाइट्रोजन के जो ट्राई हैलाइड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, सुन लो फिर से। द ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर नॉट स्टेबल, ठीक है। ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर नॉट स्टेबल। NCl3 तो बहुत ही एक्सप्लोजिव होता है। ओनली नॉन स्टेबल ट्राई हैलाइड्स जो है नाइट्रोजन का वो NF3 है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्यों नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड्स क्यों स्टेबल क्यों नहीं होते? रीज़न है इसका क्योंकि नाइट्रोजन और क्लोरीन इनके साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस। अगर मैं नाइट्रोजन आयोडीन की बात करूं, ठीक है, नाइट्रोजन ब्रोमीन की बात करूं, सो नाइट्रोजन और आयोडीन की साइज़, नाइट्रोजन और ब्रोमीन की साइज़, इनकी साइज़ में बहुत डिफरेंस है। नाइट्रोजन ऐसा है तो ब्रोमीन ऐसा है, तो इनके साइज़ में इतना ज़्यादा डिफरेंस है, इसी वजह से इनमें कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन पाता है। पर NF3 क्यों स्टेबल है? क्योंकि नाइट्रोजन और फ्लोरीन की साइज़ ऑलमोस्ट सेम होती है, जिसकी वजह से वो स्टेबल बॉन्ड बना लेते हैं। सो ओनली NF3 इज़ अ नॉन स्टेबल ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन। Okay, is it clear? Only known ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज NF3। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि दोनों की साइज़ कंपेरेबल है इसलिए वो स्टेबल है, जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन और बाकी जो हेलोजन है उनकी साइज़ में इतना डिफरेंस है कि वो स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते। और NCl3 तो क्या होता है? एक्सप्लोजिव होता है। ये तो हो गई ट्राई हैलाइड्स की बात। अगर हम पेंटा हैलाइड्स में जाते हैं तो नाइट्रोजन जो है वो पेंटा हैलाइड फॉर्म ही नहीं करता, ठीक है। अगर पेंटा हैलाइड्स की बात करें, पेंटा हैलाइड्स मतलब क्या हो जाएगा? PCl5 है ना, SbCl5 या SbBr5, BiF5। बिस्मिथ एक ही है, एक ही कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है जिसमें वो 5 वैलेंसी शो करता है, इट इज़ BiF5, ठीक है। सो बिस्मिथ का ये दिस इज ओनली नॉन पेंटा हैलाइड्स, ओनली नॉन पेंटा हैलाइड, ठीक है। बिस्मिथ के केस में बिस्मिथ का सिर्फ यही पेंटा हैलाइड जो है हमको पता है, बाकी BiCl5 ये सब हमको नहीं पता। दिस इज़ ओनली नॉन पेंटा हैलाइड फॉर द बिस्मिथ। और NCl5 तो नहीं बनता है, ठीक है। इसको लास्ट क्लास में बताया था कि जो नाइट्रोजन है वो पेंटा हैलाइड्स नहीं बनाता है। नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड क्यों नहीं बनाता? क्योंकि इट डज़ नॉट हैव वेकेंट d ऑर्बिटल, इसमें d ऑर्बिटल होता ही नहीं है नाइट्रोजन में, इसलिए वो पेंटा हैलाइड नहीं बनाता। PCl5 जो है इट इज़ प्योर कोवेलेंट इन नेचर, ये सब भी बनते हैं, बट बिस्मिथ का एक ही पेंटा हैलाइड जो है नोन है, इट इज़ BiF5, ठीक है। तो ये हो गई रिएक्टिविटी टूवर्ड्स दी हेलोजन। अब हम देखते हैं कि ये मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट, ठीक है। सो ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके दे शोज दी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? -3।
सो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। सो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक Ca2N3, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -3, कैल्शियम की +2 और नाइट्रोजन की -3। और भी इसके एग्जाम्पल है आपकी बुक में Ca3P2, तो यहाँ पर भी इसकी वैलेंसी, इसकी ऑक्सीडेशन +2 है और फॉस्फोरस की -3। Mg3Bi2, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे, सो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और बिस्मिथ का -3, ठीक है। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम बिस्मिथाइड, दिस इज मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम फॉस्फाइड, सोडियम आर्सेनाइड, ठीक है। तो ये Na का +1 और आर्सेनिक का -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और इस टाइप के क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स, ठीक। सो अभी हमने क्या क्या देख लिया कि जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ, हेलोजन के साथ और मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन के डिफरेंट कंपाउंड, जैसे कि डाइनाइट्रोजन है, अमोनिया है, ठीक है, और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और नाइट्रिक एसिड, ये 4 टॉपिक हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर हमारा ग्रुप 15 जो है ख़त्म हो जाएगा, फिर हम ग्रुप 16 स्टार्ट करेंगे, ठीक। सो इसके भी नोट्स वैसे तो मैंने काफ़ी कुछ आपको बोर्ड में लिखवा दिए हैं, रीज़न आपको पता होने चाहिए, गिव रीज़न टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद वाले जो टॉपिक हैं जैसे डाइनाइट्रोजन है, इसमें प्रिपरेशन मेथड आते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन मेथड या फिर कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन टाइप के, ठीक। तो यहाँ तक कोई डाउट हो जस्ट लेट मी नो, थैंक यू।